हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी। और सीडीपी की इस क्लास में जो फर्स्ट पोर्शन होता है 30 नंबर का साइको का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सबको मिल गया है पेपर? प्रॉब्लम्स आई है इसमें? हाँ, अब देखना ध्यान से, समझना सारी चीजें। सब कुछ आपके नोट्स में है। अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। ठीक, तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या गजब करना चाहिए? इन चार ऑप्शन में से ही है क्वेश्चन। अब समझो क्वेश्चन, मेरी भाषा में समझो, सिंपल। ये कह रहा है कि बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करना है, या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो गलत है, और उसकी जगह आपको सही कॉन्सेप्ट इंस्टॉल करना है बच्चे के दिमाग में। यह है अवधारणात्मक। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट में परिवर्तन लाने हेतु, यानी कि जो गलत कॉन्सेप्ट बच्चे का बना हुआ है उसे सही में कन्वर्ट करना है, ये परिवर्तन आपको करना है। तो आप क्या करेंगे इन चार ऑप्शन में से? बात समझ में आई है? बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट है जो गलत है, उसमें परिवर्तन, चेंज लाना है आपको, अपने अकॉर्डिंग जो सही कॉन्सेप्ट है वो इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करेंगे? अब क्वेश्चन पढ़िए और समझिए कि यही वाली बात मैंने सिंपल तरीके में, सिंपल शब्दों में बताया। आप समझो कि यही वाली बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। पढ़ो क्वेश्चन एक बार। क्या यही कहा उसने जो मैं कह रहा हूं सिंपल शब्दों में? बस ये साइकोलॉजिकल भाषा है, थोड़े से वर्ड टफ हैं। अगर आप इन शब्द अर्थ को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान। दोबारा पढ़ता हूं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना है ताकि अपने कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से समझ सके या बदल सके। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बच्चों को पुरस्कार देने चाहिए। पुरस्कार वाले गलत थे, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। दूसरा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब है डिमोटिवेट। बात समझे हैं? डिमोटिवेट। तो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि डिमोटिवेट? मोटिवेट। इसलिए ये क्या रहा है? हतोत्साहित करना, तो यहाँ पर गलत। फिर है व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। मैंने आपको कहा था ऐसे ऑप्शन सही होंगे जो जिसमें बच्चे भी एक्टिव हों। अब व्याख्या करने में, भाषण देने में कौन एक्टिव है? शिक्षक। बच्चे एक्टिव नहीं है, तो यहाँ एक पार्ट एक्टिव है, जबकि पार्ट दोनों एक्टिव होने चाहिए। तो यहाँ बच्चे एक्टिव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत। फिर है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। व्याख्या वाले गलत होते हैं, लेकिन उसने व्याख्या के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें लगा दी, स्पष्ट यानी कि क्लियर, और आश्वस्त का मतलब है सेटिस्फैक्शन, यानी कि बच्चों को ऐसी व्याख्या देनी चाहिए कि बच्चे सेटिस्फाई हो पाए। यानी सेटिस्फाई कब होंगे बच्चे? जब उनको चीजें समझ आ जाएंगी, तभी तो सेटिस्फाई होंगे। तो दो चीजें उसने एक्स्ट्रा जोड़ दी, हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब समझो, जब शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करेंगे तो यहाँ शिक्षार्थी भी एक्टिव, शिक्षक भी एक्टिव, यानी कि दोनों एक्टिव हैं अब। और जब दोनों एक्टिव होंगे तो चिंतन बड़ा होगा, और हमें ऐसे ही ऑप्शन छांटना है जिसमें चिंतन हमारा बड़ा हो। क्या आप समझ पाए? इसलिए हमारा आंसर ये है। अभी ये मत करना वहां पे व्याख्या दे दी और गलत कर दिया। व्याख्या तो दी है, लेकिन किस संबंध में दी है ये भी आपको देखना है। क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उनकी बात कर रहे हैं। सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? पहले मेरे शब्दों में समझो, फिर क्वेश्चन पढ़ना। ये कह रहा है कि सक्रियबद्धता का मतलब समझ लो, जब बच्चे एक्टिव हो, सीखने के लिए तैयार हो, उसे कहेंगे हम सक्रियबद्धता। समझ में? सक्रिय का मतलब एक्टिव होना। जब बच्चे एक्टिव होंगे उसे सक्रियबद्धता कहेंगे। तो यही पूछ रहा है वो, किसका क्या अर्थ है सक्रियबद्धता का इन चार ऑप्शन में से। तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना है जिसमें बच्चे एक्टिव होंगे? फर्स्ट ऑप्शन, याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनना। तो याद वाले तो गलत थे, ये गलत है। दूसरा, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। अनुकरण और नकल आपके नोट्स में लिखा रखा है, गलत। आप समझो, अगर बच्चे शिक्षक का अनुकरण करके ही सीखते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनके बुद्धि का दिमाग
बुद्धि उनमें नहीं है, इतना उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाया कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सके। तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ तो शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं, बाहर जाके किसी और का अनुकरण करेंगे, फिर किसी और का, तो सारी जिंदगी अनुकरण ही करते रहेंगे। खुद का दिमाग विकसित नहीं करना बच्चों के अंदर, करना है ना, इसलिए अनुकरण वाले गलत है। थर्ड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। जांच पड़ताल का मतलब है जो उन्हें बताया जा रहा है वो उस पर तर्क कर सके कि ये सही है या फिर गलत है। तर्क के आधार पर वो क्वेश्चन कर सके। जो क्वेश्चन कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही इसलिए क्वेश्चन कर रहा है। आपने सुना होगा जब शिक्षक कोई वर्क देते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। जब कोई शिक्षक वर्क देते हैं बच्चों को और अगले दिन पूछते हैं भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आई, बच्चे कहेंगे जी नहीं, इसका मतलब किया ही नहीं। प्रॉब्लम किसे आएगी, और जो करेगा वही तो एक्टिव होगा। तो क्वेश्चन कौन कर रहा है वहां से, जो कोशिश कर रहा है करने की, जो समझने की कोशिश कर रहा है उसे प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात समझे है? जो कार्य को करने की कोशिश कर रहा है उसे प्रॉब्लम आएगी, जिसे प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन पूछेगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो एक्टिव होगा। तो सक्रियबद्धता का ये तो मतलब हुआ ना। और फिर है वाद विवाद करना। वाद विवाद का यहाँ मतलब लड़ाई करने से नहीं है, वाद विवाद का मतलब है क्वेश्चन आंसर करना, एक दूसरे की चीजों को ये देखना कि ये वाली चीज सही है या गलत है, और अपने तर्क के आधार पर किसी को भी ग्रहण करना या फिर उसका खंडन करना, ये होता है वाद विवाद। तो ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल, तो इसमें भी नकल है, ये भी गलत। तो हमारा आंसर समझ में आया, गलत छांटने है। बताओ क्या दिक्कत थी इसमें आपको, आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, फिर वही आंसर क्यों छांट रहे हैं आप, गलत छांटो ना। आप आंसर क्यों छांट रहे हैं, आंसर तो छांटने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप छांटो गलत। कई बार तो ये चीज समझा ली, फिर भी वहीं आ रहे घूम फिर के कि वहां कंफ्यूज और वहां कंफ्यूज। कंफ्यूज का क्या मतलब है, आंसर नहीं यही छांटना आपको, गलत छांटने हैं। हाँ जी, प्रत्यस्मरण का मतलब याद करना, रट्टाफिकेशन। इसलिए कह रहा हूं लिख के आओ रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सही बात है ना, बच्चे सबसे ज्यादा सृजनशील क्रिएटिव तब बनेंगे जब वो क्लास में होने वाली हर एक्टिविटी में भाग लेंगे। ठीक, लेकिन भाग कब लेंगे, ये चार ऑप्शन में से देखना हमें कब भाग लेंगे वो। फर्स्ट है शिक्षक से डांट से बचने के लिए। अगर आप कोई काम इसलिए करते हैं कि फलाने ने कहा है मेरी पिटाई होगी या डांट पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती वाले ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर हम फिर वही काम कर रहे हैं कि दूसरों को अच्छा लगे इसलिए हमें करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत। फिर है दूसरों के अपनी रुचि से, जब आप कोई काम अपनी रुचि से करते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं और सृजनात्मक तरीके से सीखते हैं, यानी कि वो सीखा हुआ स्टैंडेबल होता है माइंड में, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। मेरी बात समझे हैं? तो अपनी रुचि से, रुचि क्या है, मोटिवेटर, और रुचि है हमारा बेस्ट मोटिवेटर है, ये हो सकता है। फोर्थ है पुरस्कार वाले दंड वाले सब गलत थे, तो ये भी गलत, ये हमारा आंसर। क्या आप समझ पाए? आप गुड़िया कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझने की कोशिश भी नहीं करनी है आपको, ठीक है? हाँ, ये सी टैट है। ये लैंग्वेज समझ में थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि आज आपका पहला दिन है, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है ना, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी। अब यहाँ बहुभाषा का मतलब समझ लो क्या होता है, बहुभाषा का अर्थ क्या होता है ये समझना है आपको। देखो कल भी मैंने बताया था, हर क्लास में बताता हूँ, भाषा हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत ये नहीं है यहाँ पर। यहाँ भाषा का मतलब है जो हम बोली बोलते हैं, जो हर 5 7 10 12 किलोमीटर पर बदल जाती है, ये उस भाषा की बात कर रहा है। बच्चे की घर की भाषा कुछ और होती है और जो स्कूल में होता है वहां पर कुछ और होती है। स्कूल में आकर बच्चे ज्यादातर हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं और गांव में अपनी वो घर पे अपनी स्थानीय भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कक्षा में जाएंगे
तो क्या करेंगे हम, अरे यार ये क्या हो गया, और घर में अबे यार ये क्या हो गया। समझ में आई बात। इन दोनों में ये इस भाषा की बात कर रहा है। स्कूल में हम अलग भाषा यूज करते हैं और घर में हम अलग भाषा यूज करते हैं, इसे कहते हैं हम बोली। हाँ जी बताओ रोशनी जी, क्या आवाज कट रही है, आपकी तरफ प्रॉब्लम है इसका मतलब। आवाज तो कटनी नहीं, हाँ दोबारा ज्वाइन करो क्लास, आवाज कटने का मतलब नहीं होना चाहिए कुछ। बात समझ पाए, यहाँ भाषा क्या कह रहा है वो। जैसे रामपुर वालों की भाषा अलग है, यहाँ वालों की अलग है। कोई इक्कर किक्कर में बात करता है, कोई कुक्कर में बात करता है, कोई कैसे में बात करता है, कोई इधर उधर में बात करता है, कोई इंगे तिंगे में बात करता है। करते हैं ना हम इन शब्दों का यूज। तो इस भाषा की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षार्थ, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आपकी क्लास में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, अब यहाँ भाषाएं अलग अलग भी हो सकती है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, ये वाली। आपकी क्लास में अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हैं, कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई संस्कृत, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, ठीक। तो क्या होगा, बच्चों के संपर्क में आने से, या आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, आपके संपर्क में आने से बच्चे वो भाषा सीख जाएंगे, और आप बच्चों के संपर्क में आने से उनकी भाषा आप सीख जाएंगे। अब आप किसी ऐसे राज्य में चले जाते हैं जहां पर कन्नड़ बोली जाती है, और कन्नड़ वाला बच्चा आपकी कक्षा में था पहले से ही, तो उससे आपने कन्नड़ भाषा सीख ली थोड़ी थोड़ी। अब जब आप कन्नड़ भाषा के लोगों के बीच में गए तो कन्नड़ भाषा तो आती है आपको, तो आपका जो रहन सहन होगा वो आसान होगा या टफ होगा, क्योंकि कन्नड़ भाषा आपको आती है। तो जो चीज भी हमारी लाइफ स्टाइल को आसान बनाए वो क्या है हमारे लिए, संसाधन। समझ में आया। जो चीज भी हमारी लाइफ को आसान बनाएगी वो हमारे लिए संसाधन है। अब बताओ आंसर इसमें से क्या होगा। तो शिक्षक को ये किस रूप में देखे जाने चाहिए, संसाधन के रूप में। शिक्षक के लिए कोई परेशानी नहीं होती कभी भी। अगर कोई ऑप्शन ऐसा आएगा कि शिक्षक को परेशानी वाला होगा तो गलत, समस्या वाला होगा वो भी गलत। तो इसमें दूसरा है समस्या, और फोर्थ आया है बाधा। तो समस्या और बाधा तो एक ही बात है ना। तो बहुभाषाएं क्या है शिक्षक के लिए, संसाधन। क्यों है ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है। आपको जितनी ज्यादा भाषाएं आएंगी आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या करेंगी इन चार ऑप्शन में से। कुछ ऐसा शब्द है जो आपको समझ ना आए, इंग्लिश में बताओ। त्रुटियां का मतलब मिस्टेक। जो स्टूडेंट सीखने में मिस्टेक करते हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स हैं वो क्या करेंगी इन चार ऑप्शन में से। स्टूडेंट की मिस्टेक क्या करेगी इन चार ऑप्शन में से। अब मुझे एक बात प्रैक्टिकली बताओ, आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, ऐसा है कि आपसे गलतियां ना हो, मिस्टेक्स ना हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, गलतियां होंगी ही होंगी, ये ध्यान रखना। जब कोई शिक्षार्थी गलती करता है तब एक शिक्षक को, एक टीचर को उसके जो माइंड के अंदर चल रहा होता है ना, उस गलती के आधार पर शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट ये वाला है। बच्चे ने सुना था कि 2 और 2 2 और 2 कितने होते हैं। बच्चे ने सुना था ये कि 2 और 2 22 होते हैं। जैसे आपस में आसपास बोल ही देते हैं 1 और 1 11। बच्चे ने सुना था 2 और 2 22 होते हैं। शिक्षक ने क्वेश्चन दिया 2 और 2 बताओ कितने होते हैं, बच्चे ने कहा 22। क्वेश्चन गलत कर दिया ना। अब शिक्षक को ये पता चला कि अच्छा बच्चे के दिमाग का कॉन्सेप्ट ये वाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम, सही। मैथ पढ़ रहे हैं ना सीटेट का, तो जब वहां वो लिखता है 2 और 20 कर लो उसको, 20 और 20 शतांश का क्या अर्थ है, 20 और 20 शतांश का तो हमेशा हम जोड़ते नहीं और की जगह। बताओ कह रहा है ना आपका से क्वेश्चन,
जोड़ते हैं ना इसकी जगह। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट ये था कि 2 और 2 22 होते हैं, या 2 और 2, उसका कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि और की जगह प्लस करना है तो यहाँ पर 4 आएगा, 22 नहीं। क्या बात समझ पाए? तो बच्चे की गलतियों ने क्या किया, एक शिक्षक को ये समझने में आसान किया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट गलत है कि सही है, बच्चे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बात समझ में आई? तो बच्चे की गलतियां क्या करेंगी एक शिक्षक के लिए, ये मैंने बोल के बता दिया, लेकिन हम ऑप्शन के आधार पर देखेंगे अब। देखो, फर्स्ट, बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। मैंने कहा था कि बच्चों को कभी भी बच्चों के बारे में हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, कमजोर और उत्कृष्ट करने के अच्छे अवसर हैं, लेकिन हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है कि बाकी के 3 ऑप्शन इससे ज्यादा गलत हो, तो फिर यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? अगर हम किसी बच्चे को यहाँ बता, शिक्षक किसी को बता नहीं रहे कि ये कमजोर है या उत्कृष्ट है, ये शिक्षक के दिमाग में है कि ये बच्चे का ये कॉन्सेप्ट कमजोर है और इन वाले बच्चों का ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट है। अब शिक्षक अपनी रणनीति बनाएगा कि जो बच्चे कमजोर है ना, उन्हें एक अलग शिक्षण विधि से पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे भी इनकी लाइन में लग सके जो परफेक्ट है। मेरी बात समझे हैं? तो यहाँ पर चिन्हित करने का मतलब उन्हें नेगेटिविटी नहीं देना है, चिन्हित करने का मतलब है कि अब मुझे इन बच्चों के अकॉर्डिंग ये शिक्षण विधि अपनानी है ताकि ये भी सीख जाए। क्लियर सबको? तो ये ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी। फर्स्ट। सेकंड, शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता की सूचक है। ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट है वो भी असफल है अगर गलतियां करता है, और जो शिक्षक है वो भी असफल है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर शिक्षक पढ़ाते हैं 100%, ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा 100 के 100% ही ना सीख पाए। ऐसा हो सकता है कि वो कोई 20% सीख ले, कोई 40, कोई 90, तो सीखा तो है ना। इसने तो बिल्कुल असफल ही कर दिया दोनों को कि दोनों ही असफल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। मैं तर्क के आधार पर बता रहा हूं क्यों गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यही तो बताया मैंने अभी। तो ये हो सकता है, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाता है। कभी भी हमें बच्चों को लेबल नहीं देना, उत्कृष्ट यानी कि पढ़ने में अच्छे और पढ़ने में बेकार, ये वाला लेबल कभी नहीं देना बच्चों को। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा गलती करे, तो जैसे अभी सर्दी है, चलो पीछे मुर्गे बन जाओ, वहां लट लेकर आ रहा हूं, पहले ऐसे ही तो होता था। कठोरता का मतलब यही है कि गलती करते ही बच्चे को पिटाई शुरू, धमकाना शुरू, डांट शुरू, यह कठोरता। तो बच्चों के साथ कभी भी कठोर बिहेव नहीं करना, ये हमारा आंसर। क्या आप समझ पाए? तो बच्चे की गलतियां क्या करती है, शिक्षक को निर्देशित करती है कि इनका ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है और इस कॉन्सेप्ट को आप सही करिए, शिक्षण विधि बदलिए या कुछ और करिए, लेकिन उन्हें सिखाना है। उनके दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट है उसे निकाल के वहां पर सही कॉन्सेप्ट को डालना है। क्या आप सब समझ पाए? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कल मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई थी। अगर खाली भाषा की बात करेगा तो चोम्स्की, समाज और भाषा की बात करेगा तो वाइगोस्की, लेकिन अगर भाषा और इन्वायरमेंट की बात करेगा तो फिर प्याजे। छोरी है, डायरेक्ट देख लेना प्याजे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? देखो, बाल केंद्रित का मतलब है जहां बच्चे को इंपोर्टेंस दी जाए, बच्चे की बात को सुना जाए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही से पढ़ाया जाए। मतलब सिलेबस है लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बच्चा अगर समझ नहीं पा रहा है शिक्षण विधि से, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो दूसरी शिक्षण विधि अप्लाई करे। बच्चे कह रहा है जी मुझे थ्योरेटिकल समझ में नहीं आ रहा, मुझे डायग्राम बना के समझाओ, तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। मेरी बात समझे हैं? अब यहाँ ये मत समझ लेना सेशन तो चल रहा है हिंदी का और बच्चे कहने लगे कि जी हमें तो इंग्लिश पढ़ाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने का। यहाँ बच्चे यानी कि जो जिस के अकॉर्डिंग, जिस शिक्षण विधि से बच्चे समझ सकते हैं उस टॉपिक को, उसी शिक्षण विधि से पढ़ाना ही है बाल केंद्रित शिक्षा। क्या आप बात समझ पाए?
अगर बच्चे को कल का कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया है, तो आप ये नहीं करेंगे कि कल का कॉन्सेप्ट गया बस, कल आप आए नहीं थे, ध्यान नहीं था आपको, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप अगला टॉपिक देखो। ये तरीका गलत है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, यानी कि पहले उसे कल वाला कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर उसे अगले वाला समझाना है, क्योंकि अगर वो कल वाला ही नहीं समझ पाया तो फिर अगले वाला भी सब जीरो रहेगा। यह है बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना, या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। मेरी बात समझे है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे अब। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। अब एक बात बताओ, दो ही चिंतन बताए थे, अभिसारी और अपसारी। हर क्वेश्चन इन चिंतन पे आधारित है। पहले ऑप्शन में केवल नैतिक शिक्षा की बात की गई, यानी कि एक ही सब्जेक्ट, खाली नैतिक मूल्य देना ही शिक्षा शास्त्र हो सकता है? नहीं ना, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि एक पक्ष से बात करते हैं। दूसरा, बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए क्या ना, जब बच्चे शिक्षक का अनुकरण करेंगे तो अनुकरण वाले गलत है ना, इसका मतलब यह है कि बच्चे नकल करके सीख रहे हैं, उनको खुद का दिमाग नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड, बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को कहना, है ना, अभिव्यक्त कहते हैं ना, अपने विचार अभिव्यक्त करो, यानी कि अपने विचार अपने मुंह से बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो यही तो होना चाहिए ना, जहां बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चे की तरफ की बात करना। ये ऑप्शन बच्चे की तरफ की बात कर रहा है कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। फोर्थ, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चलो, बच्चे को स्वतंत्रता देना तो ठीक था, इसने कहा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यहां जोर दे रहा है। जिस ऑप्शन पे जोर देगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ये था टेक्निकल पॉइंट। अब ये थ्योरेटिकल समझो से क्यों गलत है। ये थ्योरेटिकल समझो क्यों गलत है। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने का ये मतलब है बच्चे की मर्जी है, जब वो चाहे क्लास में पढ़ सकता है, जब वो चाहे बाहर घूमने जा सकता है, जब वो चाहे यहाँ बैठे, जब वो चाहे वहां बैठे, जब वो चाहे शिक्षक की गोद में बैठ जाए। ये दोगे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता? नहीं ना। तो टेक्निकल पॉइंट क्या है, जिस ऑप्शन पे जोर देगा वो ऑप्शन गलत होगा। थ्योरेटिकल मैंने बता दिया कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे अनुशासन भंग हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं, कैसे? जटिल परिस्थिति का क्या मतलब है? हिंदी पढ़ लेते हैं आप? नहीं पढ़ सकते, क्यों? देखो, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आना आपको हिंदी पे ही पड़ेगा। टीचर सरकारी बनना है कि प्राइवेट? गवर्नमेंट टीचर बनना है ना आपको। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनकी पृष्ठभूमि नॉर्मल भाषा, गांव की भाषा ही होगी। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश वो नहीं पढ़ सकते। कुल मिला के आपको हिंदी में ही उन्हें चीजें बतानी पड़ेगी। हिंदी में तब बता पाएंगे जब आपको हिंदी आती होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि शिक्षक सरकारी बनना है लेकिन हिंदी में पढ़ना नहीं है, तो ये बिल्कुल विपरीत बात हो गई। तो हिंदी पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वहां वही मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाने हैं उन्हें। तो इस पहले आपको सीखनी पड़ेंगी वो चीजें, है ना। आज तो पहली क्लास है लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बहुत बच्चे आते हैं जो सीबीएसई से पढ़े होते हैं, नहीं हिंदी में उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन एडजस्ट अगर करेंगे तो सारी चीजें वो सीख के गए हैं, यहाँ से अच्छे नंबर से पास होके गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे? जटिल परिस्थितियों का मतलब समझो यहाँ पर क्या है। बच्चों के लिए वो परिस्थितियां जटिल हैं जो सीखने में प्रॉब्लम करती है उन्हें। समझ में आया? जो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम करेगा कॉन्सेप्ट, वो उनके लिए क्या है? जटिल परिस्थितियां। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन। कंपटीशन कभी भी बच्चों के बीच में नहीं कराना, ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। सेकंड, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख जाएंगे।
यानी कि कह रहा है कि बच्चों को कोई सहायता नहीं देना, बच्चे खुद से ही सीख जाएंगे। अगर बच्चे खुद से ही सीख जाएंगे तो फिर शिक्षक की क्या जरूरत है? समझ गए? अगर बच्चे खुद से ही सीख जाएंगे तो शिक्षक क्या करेंगे फिर? ये ऑप्शन गलत, यहाँ पर शिक्षक की भूमिका को अनदेखा कर दिया गया। थर्ड, एक भाषण देकर, भाषण देना, व्याख्या देना, निर्देश देना बच्चों को, यहाँ भाषण शिक्षक दे रहे हैं, बच्चे अनएक्टिव है वो सुन रहे हैं। जहां पर बच्चे अनएक्टिव होंगे वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। फोर्थ, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, पहले कार्य को छोटे हिस्सों में बांटा और फिर निर्देश लिखा। अब इसका क्या मतलब है? निर्देश वाले भी गलत थे लेकिन ये वाले ज्यादा गलत है। आपको बच्चों को इतना सिलेबस पढ़ाना है, अब सारा का सारा तो एकदम से पढ़ा के तो वो घबरा जाएंगे बच्चे, क्योंकि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं वो रोज इतना ही सीख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इतने सिलेबस को टाइमिंग या दिन के हिसाब से इतने इतने हिस्सों में बांट लेंगे और रोज इतना हिस्सा उन्हें सिखाते रहेंगे। तो जो जटिल परिस्थितियां, इतनी बड़ी परिस्थिति थी जटिल, वो आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बच्चों को धीरे धीरे पढ़ा दिया, वो खत्म हो गया। क्या आप समझ पाए? तो जटिल परिस्थितियों को कैसे करेंगे हम? छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें समझाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या हुआ? ठंड लग रही? नाइन्थ, देखो, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। सिचुएशन समझो। पहले मैं से अपनी भाषा में बताऊंगा, फिर आप क्वेश्चन पढ़ना और फिर देखना कि ये वही बात कह रहा है या कुछ अलग कह रहा है। मैंने आपको कुछ टॉपिक कराया यहाँ पर, और टॉपिक कराने के बाद क्या एज इट इज सेम टू सेम आप मुझे बता सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सेम टू सेम मुझे बता पाए? ऐसा पॉसिबल है? कभी पहले किया हो आपने कि जैसा जैसे टीचर ने बताया है ऐसा ऐसा ही सेम टू सेम बता दिया गया हो? अगर ऐसा हो भी जाता है, चेहरा आगे कर लो, ये रुको मैं इधर से खोल रहा हूँ। देखिए, नमस्ते भाई, अगर ऐसा हो भी जाता है कि आप सेम टू सेम बता पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि नकल है, आपने अपना दिमाग यूज किया ही नहीं, आपने डिट्टो बता दिया, इसका मतलब नकल है 100%। क्या आप बात समझ पाए? हाँ, अब दोबारा अब पढ़ो क्वेश्चन, जो मैंने बताया है वही है या नहीं? क्वेश्चन समझ आया? देखो, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। अभी मैंने क्या बताया आपको? क्या कर सकते हैं ऐसा? आपने कहा नहीं, और अगर करते हैं तो गलत है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया? अच्छा है। ये तो यही गलत हो गया ना, क्योंकि अच्छा नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्योंकि अगर वो वैसा के वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने नकल कर लिया है, यानी कि रट लिया चीजें, समझी नहीं है। और रट्टाफिकेशन अच्छा है कि गलत? ये तो अच्छा कह रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। देखो, अगर बच्चे वैसा ही बता दे रहे हैं और एक शिक्षक को लगे कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो क्या ये प्रभावी आकलन युक्ति होगी? आकलन का गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को यही नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे ने सीखा है या फिर रटा है। इसका एक एग्जांपल 3 इडियट्स देखिए है। 3 इडियट में जब वो कहता है कि व्हाट इज मशीन, फिर आमिर खान बताता है, आप
आसान से शब्दों में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं है, फिर वो दूसरा बताता है एज इट इज डिट्टो, देखा है वो सीन, फिर वो कहता है क्या बात है, क्योंकि उसने डिट्टो बताया। लेकिन ये युक्ति सही नहीं थी, वो तो रेक्टिफिकेशन करके एज इट इज उसने बता दिया, लेकिन जो आमिर खान ने बताया था वो प्रैक्टिकली बताया था, वो रेक्टिफिकेशन नहीं था। बात समझ में आया? तो अपने शब्दों में कहना बेस्ट है उन चीजों को। तो ये हमारा एक प्रभावी आकलन युक्ति, आकलन का मतलब है जांच, इंग्लिश में कहेंगे इसे चेकिंग। तो एक प्रभावी यानी कि इफेक्टिव तरीका नहीं है किस चीज का, चेकिंग का। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का तो उत्पादित नहीं करते। सही बात तो है ना? आप भी अगर कुछ बताएंगे तो डिट्टो तो नहीं बताते, आप अपने अनुभव के आधार पर ही बताते हैं, ज्ञान को एज इट इज उत्पादित नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। फोर्थ अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। टैप रिकॉर्ड रखा है यहाँ कि सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं ना? तो यहाँ अच्छा है, यही यहीं पर गलत हो जाता है। ये हमारा आंसर। क्या समझ पाए हैं? नेक्स्ट देखो जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने के अवसर दिए जाते हैं, तब उनके सीखने का वक्र, अब वक्र समझ लो क्या होता है। देखो ये होता है वक्र, यहां लिख देता हूं मैं डे, और यहां लिख देता हूं सीखने का पैरामीटर। पहले डे आपने 10 चीज सीखी, ये दूसरा डे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आप रोज आ रहे हैं, एक दिन में 10 चीजें सीख रहे हैं, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। बात समझे? तो ये जो वक्र चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे। क्या आप समझ पाए? अब इस चीज, हाँ अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझो आप। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, सिखाने के बाद उस टॉपिक पे आपकी चर्चा कराता हूं, आप आपस में बैठ के चर्चा करते हैं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था। हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गया था, या मैं भूल गई थी, ऐसा ही था। फिर दूसरा बताएगा किसमें ऐसा भी था। तीसरा बताएगा हाँ हाँ मैंने भी पढ़ा था और मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ, वो प्रैक्टिकली करके बता देगा सारा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चर्चा चल रही है, इससे आप ज्यादा सीखेंगे या कम? हाँ जी बढ़िया। जो हम डिस्कस करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं या कम? ज्यादा सीखते हैं ना। अब इसका अपने रियल लाइफ में क्या एग्जांपल समझो। लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक लेडीज सारे मोहल्ले की बातें दिमाग में रखते हैं, यहाँ रखते हैं ना, लेकिन उसको वो ज्यादातर बातें या और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत करना हो किसी के बारे में, अच्छा वो ऐसा है, उसे दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने ऐसा ऐसा सुना, अगर अच्छा ऐसा भी है, उनने तो ऐसा ही सुना, ऐसा भी है, फलानी तो मुझे भी बता रही थी कि ऐसा भी है, अच्छा ये तो मैं पहली बार ही सुन लिया आज। तो डिस्कस करने से क्या हुआ, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो कैसे हो गए, मजबूत, वो और ज्यादा परफेक्ट हो गए कि हाँ ऐसा ही है, मेरा विचार बिल्कुल सही था इस विषय में। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जब आप कोई चीज डिस्कस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके और भी मजबूत होते हैं, और जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं तो जो सीखने का ग्राफ है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ आंसर, आंसर बताओ। देखो स्थिर रहता है, स्थिर का तो मतलब है एक जगह ही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत। अवनत, देखो दो चीजें होती हैं, अवनत उन्नत। एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। जो अवनत है ये डिमोशन है, प्रमोशन होता है अवनत। बात समझे हैं? तो जब हम सीख रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो उसका क्या होगा, प्रमोशन, लेकिन ये क्या रहा, डिमोशन। इसलिए
तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर कह रहा है समान रहता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई चीज सीखने की कोशिश करें और आपका जो बुद्धि है वो स्थिर रहे? पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना, कुछ तो सीखेंगे ना। ये भी गलत है हमारा। सही। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु एक नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है ये। विकास मतलब डेवलपमेंट जो हमारा है, वो शारीरिक डेवलपमेंट हो या मेंटली डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। ये कह रहा है विकास की गति एक दूसरे में भिन्न होती है लेकिन एक चीज का अनुगमन करती है इन चार ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। ये तो है क्वेश्चन की भाषा में, किताब की भाषा में। अब मेरी भाषा में समझो आप ये कहना क्या चाह रहा है। आज आपका मूड बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास एकदम। आज जितनी चीजें मैं सिखाऊंगा वो सारी सीख लेंगे आप। समझ में आई बात? अगले दिन आए, घर में कुछ कासुनी हो गई। अगले दिन जब आए, आने से पहले कुछ कासुनी हो गई घर में, और उसी मूड को लेके आप क्लास में आ गए हैं, तो आपका ध्यान पढ़ाई पे कम, लड़ाई पे ज्यादा है। बैठे तो यहाँ चुपचाप ऐसे, और मन मन में सोच रही बस नहीं चला मेरा, नहीं पता नहीं क्या कर जाती मैं। हाँ, बस ऐसा क्या ही क्यों दिया मुझे, ऐसा क्या ही क्यों दिया मुझे। दिमाग में ये विचार चल रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर ध्यान नहीं है। छाया, मैंने ऐसा बोल दिया, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तब की बात है जब इनका मूड ऐसा हो। ऐसा बोल दिया तो इनका जो कंसंट्रेट है ना, कंसंट्रेशन, वो कहाँ गया? वापस क्लास में। मेरी बात समझे हैं? तो ये वाली जो सिचुएशन है, कभी ये क्लास में आ रही है, कभी ये वापस घर लड़ाई में चली जा रही है, कभी क्लास में आ रही है, कभी लड़ाई में चली जा रही है। तो जितनी चीजें मैं सिखाऊंगा वो सारी सीख जाएंगी या कम सीखेंगी? मेरी बात समझे हैं? तो एक दिन, जिस दिन मूड फर्स्ट क्लास था इनका, 100 में से 90% सीख ली, क्योंकि 100% कभी नहीं सीख पाते हम। दूसरे दिन जब लड़ाई की तो 50%। तीसरे दिन फिर मूड सही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है तो 70%। चौथे दिन एकदम फ्रेश मूड 95% के साथ इन्होंने सीख लिया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसे समझो। एक दिन ज्यादा, एक दिन कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी कि कभी हम ज्यादा सीखते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि विकास की गति भिन्न होती है। मेरी बात समझे हैं? इसका एक और एग्जांपल समझो। हर किसी में विकास की गति भिन्न होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी आप क्लास में बैठे हो सबके नंबर 120 आ जाएं? नहीं आ सकते ना। किसी के 120 आएंगे, किसी के 25 आएंगे, किसी के 30 आएंगे, किसी के 105, किसी के 100। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके दिमाग की गति अलग अलग है। क्या बात समझ पाए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, सबके दिमाग की गति अलग अलग है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों कह रहा है ये बात। प्रैक्टिकल दो बता दिया मैंने आपको, ये वाला और आपके नंबर वाला। अब तो समझ गए ना क्यों है विकास की गति अलग अलग। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। ये एक का अनुगमन करती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये अनुगमन करती है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। एडी से चोटी। विकास जो है एडी से चोटी का अनुगमन करता है। कैसे होता है विकास? सिर से पैर या पैर से सिर? छोरी में लिखवा रखा है आपको सिर से, ये पैर से सिर चल रहा है तो गलत। फिर है अव्यवस्थित। ये कह रहा है कि जो विकास अव्यवस्थित होता है। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आप पहले किशोर अवस्था में आ जाए और उसके बाद बाल्यावस्था में आ जाए? ये अव्यवस्थित, यानी कि कोई विकास पहले हो जाए, कोई विकास बाद में हो जाए। कैसे पॉसिबल है कि आप जो आपकी युवावस्था है वो तो आ गई पहले और युवावस्था के बाद आएगी बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड। कैसा पॉसिबल है? नहीं ना, तो ये गलत है। अव्यवस्थित नहीं होता विकास। अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब है जिसकी आशा न की जा सके इतना विकास हो जाए। ऐसा पॉसिबल है कि अप्रत्याशित हो जाए विकास? कहने का मतलब यह है कि आप सोए तो थे शैशवावस्था में और उठ गए किशोर अवस्था में। ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन देखो, ये क्या रहा है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है विकास। अब क्रमबद्ध यानी कि सिक्वेंसली। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तो सबसे पहले ABCD सीखेंगे या एकनार एकाम सीखेंगे
उसके बाद ही आप एक दो दो अक्षर वाले, फिर तीन तीन अक्षर वाले, फिर मात्रा वाले, फिर पैराग्राफ, सॉरी वाक्य, सेंटेंस, और फिर पैराग्राफ, ऐसे ही तो सीखेंगे। या बच्चे को पहले दिन कहोगे चल पहले तो पैराग्राफ ही सीख, बाद में देखेंगे क्या करना है काम, ऐसा करेंगे? नहीं ना। अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो आप सिखा नहीं पाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल समझो, हमारा जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है। सबसे पहले हम गर्भ में आए, 9 महीने रहे, फिर हम पैदा हुए तो 5 साल शैशवावस्था में रहे, फिर शैशवावस्था के बाद चाइल्डहुड में आए यानी कि बाल्यावस्था में, फिर हम किशोरावस्था में आए। ऐसे ही तो चला ना विकास। या कोई आप में से ऐसा बैठा है कि शैशवावस्था के बाद सीधे बाल्य उसमें किशोरावस्था में पहुंच गया हो, एक क्रम को छोड़ ही दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जो विकास है ना वो क्रमबद्ध होता है। क्या बात समझे? आपकी थ्योरी जो है, जो नोट्स लिखवाए हैं आपको, उसमें चीज लिखी है, क्वेश्चन पूछा था ना विकास कैसे चलता है। विकास ऐसे नहीं चलता, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। बात समझे? हाँ। लेकिन विकास की गति कैसी है? असमान, क्रम निश्चित, गति अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ये विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। कब से चलता है विकास? जब से हम गर्भ में आते हैं तब से मरने तक लगातार चलता है। ये कह रहा है कि जैसे ही आप पैदा होंगे विकास खत्म। तो ऐसा कैसे चलेगा? पैदा होते ही विकास खत्म तो हम खत्म, फिर तो गलत। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सही नहीं है बात? जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा विकास होगा। भाई सपोज करो कि आप गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं और आपके आसपास एक खड़ी बोली बोली जाती है। अब कहाँ जा रहा तू, इरे को आप, कुमार इंगा चल उंगे चल, ऐसी टाइप। तो हमारी बोली भी हमारे विकास में आएगी, तो हमारा विकास कैसा होगा? इस टाइप से होगा। आप शहर की पृष्ठभूमि, ऐसा नहीं कि गांव वाले सारे ऐसे बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं स्थानीय लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जो होती है। बात समझ पाए? चल आए, नहीं चल रहा? एक मिनट, हाँ जी। तो ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि सभी ऐसी बात करते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं ना, तो उनका विकास उस तरीके से होता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, विकास एकल आयामी है। ये कह रहा है कि विकास का एक ही आयाम है, नहीं, विकास के 2 आयाम है, शारीरिक और मानसिक। तो ये एकल आयामी बता रहा है, इसलिए ये वाला गलत। फोर्थ ऑप्शन, विकास पृथक होता है। विकास को कभी आप, विकास अलग अलग थोड़ा ही होता है, पृथक का मतलब आप विकास को अलग नहीं कर सकते, ना समाज से, ना संस्कृति से, ना धर्म से। तो विकास पृथक नहीं होता, ये भी गलत, ये हमारा सही। आशा है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। अपने नोट्स पढ़िए, नोट्स में ही आपके सब कुछ है, उसके बारे आपको कुछ नहीं आएगा, वो एनवायरनमेंट हो या साइको हो। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।